नमस्कार। एक बात साफ समझनी होगी। मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस होने वाले हैं, और वो भी कई सालों तक। अगर आज ये जंग रुक भी जाए, तो भी जिस तरह एनर्जी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, उसका असर महीनों में नहीं, बल्कि कई सालों में कम होगा। अब ये तबाही कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस एक आंकड़े से लगाइए कि कतर की लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी बनाने की जो कुल कैपेसिटी है, उसका 17% हिस्सा एक झटके में दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया है। ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए एक बहुत बड़े भूकंप जैसा है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है जिसे कुछ हफ्तों या महीनों में ठीक कर लिया जाएगा। ये एक ऐसी तबाही है जिसका असर अगले 5 साल तक रहने वाला है। जी हाँ, पूरे 5 साल। कतर के एलएनजी एक्सपोर्ट को इतना बड़ा झटका लगा है कि भारत जैसे देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात बन गई है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि कतर के रास लफ़ान एलएनजी कॉम्प्लेक्स पर हुए इस हमले का असल मतलब क्या है और ये संकट कितना गहरा है। तो हमला हुआ कहाँ? कतर की रास लफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी पर। अब ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल है। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया को जितनी एलएनजी मिलती है, उसका 20% हिस्सा अकेले इसी एक जगह से आता है। और हमले में यहाँ की 2 सबसे ज़रूरी एलएनजी प्रोडक्शन ट्रेन्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, और एक गैस टू लिक्विड प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब ये एलएनजी ट्रेन होती क्या है? इसे ना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह समझिए। इसका काम है समंदर से निकली नेचुरल गैस को लेना, उसे साफ करना, फिर उसे इतना ज़्यादा ठंडा करना कि वो लिक्विड बन जाए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसे बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर दुनिया भर में भेजा जा सके। तो एक ट्रेन का भी तबाह होना मतलब प्रोडक्शन में ज़बरदस्त गिरावट। और जब बात पैसों की आती है ना, तो आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। कतर की लगभग 13 मिलियन टन हर साल एलएनजी बनाने की क्षमता खत्म हो गई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कतर को हर साल $20 बिलियन का रेवेन्यू लॉस। और इसे दोबारा बनाने में कम से कम 5 साल लगेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इसे बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों? ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे युद्ध की तरफ इशारा है जो अब जंग के मैदान से निकलकर इकोनॉमी तक पहुंच गया है। इस पूरे संकट की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने ईरान के बेहद अहम साउथ पार्स गैस फील्ड पर एक बड़ा हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और मिडिल ईस्ट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसका सबसे विनाशकारी नतीजा कतर के रास लफ़ान कॉम्प्लेक्स पर हमले के रूप में सामने आया। और यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। अब ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक सीमित नहीं है, अब ये आर्थिक और एनर्जी ठिकानों पर लड़ी जा रही है। इसका सीधा मकसद है कि दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था को ही घुटनों पर ला दिया जाए। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये संकट पहले आए एनर्जी संकटों से अलग क्यों है और क्यों इसका असर इतना ज़्यादा गहरा और लंबा होने वाला है। देखिए, अब तक एनर्जी मार्केट में जो झटके लगते थे, वे ज़्यादातर टेम्परेरी होते थे। मान लीजिए मौसम खराब हो गया या किसी प्लांट में कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, कुछ हफ्तों में सब ठीक हो जाता था। लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल शॉक है। यहाँ युद्ध में इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तबाह कर दिया गया है, जिसे दोबारा बनाने में सालों लग जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी मरम्मत का काम नहीं है। और एक और बात है जो इस स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, वो समुद्री रास्ता जहां से ज्यादातर तेल और गैस गुजरते हैं, वहां से शिपिंग पहले ही बहुत रिस्की हो चुकी थी। और अब कतर का प्लांट भी तबाह हो गया। मतलब जहां से गैस आती थी वो जगह भी तबाह हो गई, और जिस रास्ते से आती थी वो रास्ता भी सुरक्षित नहीं है। ये एक डबल झटका है। तो इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल का भारत जैसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर देश पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ भारत की स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाती है और इसके नतीजे सीधे हम सब पर असर डालेंगे। हम जितनी भी एलएनजी बाहर से मंगाते हैं, उसका लगभग आधा हिस्सा, सोचिए करीब करीब 50% अकेले कतर से आता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपका सबसे बड़ा सप्लायर अचानक बाजार से बाहर हो जाए, तो ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू पर पड़ेगा। गैस की कमी से सबसे पहले खाद यानी फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन महंगा होगा, जिससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। गैस से चलने वाले पावर प्लांट बंद हो जाएंगे और हमें कोयले पर और ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा। गाड़ियों में पड़ने वाली सीएनजी और घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी के दाम बढ़ जाएंगे।
और आखिर में जब इंडस्ट्री की लागत बढ़ेगी तो महंगाई आसमान छुएगी। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भारत के तो कतर के साथ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो फिर चिंता की क्या बात है। यहीं पर एक कानूनी पेच आता है जिसे कहते हैं फोर्स मेजर। युद्ध जैसी असाधारण स्थिति में कतर इस क्लॉज का इस्तेमाल करके कह सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी नहीं कर सकता और कानूनी तौर पर उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार होगा। तो आखिर में इस संकट के बाद दुनिया का एनर्जी समीकरण कैसे बदल रहा है? ये एक ऐसी घटना है जो ग्लोबल एनर्जी के खेल के नियम शायद हमेशा के लिए बदल दे। इस नए खेल में कुछ खिलाड़ी साफ साफ जीत रहे हैं और कुछ हार रहे हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे एलएनजी एक्सपोर्टर देश विजेता बनकर उभरेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो कमी आएगी उसे पूरा करने के लिए दुनिया इन देशों की तरफ देखेगी, जिससे उनकी आर्थिक और जियोपॉलिटिकल ताकत बढ़ेगी। वहीं भारत जैसी इंपोर्ट पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इस झटके के बाद कोई भी देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी एक सप्लायर पर इतना ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहेगा। ये घटना भारत जैसे देशों को अपने एनर्जी सोर्स में विविधता लाने यानी नए देशों से गैस खरीदने के लिए मजबूर करेगी और साथ ही ये सोलर और विंड एनर्जी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की रफ्तार को भी तेज करेगी। तो एक बात तो साफ है कि दुनिया का एनर्जी मैप जबरदस्ती दोबारा खींचा जा रहा है। ये सिर्फ कीमतों के बढ़ने या घटने की बात नहीं है, ये दुनिया में पावर बैलेंस के बदलने की कहानी है। अब सवाल ये है कि इस कहानी का अगला अध्याय कौन लिखेगा।